दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में। यह विषय महत्वपूर्ण किस लिए है? यह विषय महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब भी आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं, आप लोन की EMI नहीं भर पाते हैं, कोई भी कारण हो, मेडिकल का इशू हो जाए, जॉब छूट जाए या फिर घर में कोई आर्थिक तंगी आ जाए, उसके कारण आप लोन की EMI नहीं भर पा रहे हैं। तो उस स्थिति में जो सबसे बड़ा डर होता है, बैंक NBFC कंपनी जो आपके ऊपर रिकवरी की प्रोसेस लगाती हैं, रिकवरी की प्रक्रिया लगाती हैं, यह रिकवरी की प्रक्रिया अब इतनी ज़्यादा बदल गई है, आपको यह इस हद तक परेशान करेंगे कि आपको लगेगा कि मैंने कोई क्राइम कर दिया। लोन की EMI न चुकाना यह क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। लोन की EMI का डिफ़ॉल्ट होना यह क्रिमिनल क्राइम की श्रेणी में नहीं है। लेकिन आपको लोन रिकवरी एजेंट्स ऐसे बात करेंगे, ऐसे डराएंगे, ऐसे धमकाएंगे कि आपके ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, FIR हो जाएगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। यहाँ तक कि फर्जी नोटिस बनाकर भेज देंगे, FIR की नोटिस बना के आपके व्हाट्सएप कर देंगे और आप लोग डर जाते हैं। ऐसे में क्या है आपके अधिकार, क्या ये जो आ रही है नोटिस वह कहाँ तक सही हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह धारा 316 और धारा 318 के बारे में बताया जाएगा। जो कि आप लोन की EMI डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो इस तरह की नोटिस आ जा रही है, जो कि नोटिस में आपको क्या करना है यह आपको जानना है। क्या है आपके अधिकार अगर आपको 316 318 की नोटिस आती है तो इन्हीं सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। बस वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूँ, आप हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति लोन इसलिए नहीं लेता कि मैं डिफ़ॉल्ट करूँगा। लोन व्यक्ति लेता है, सोचता है कि मैं इससे अपना काम करूंगा और उसके बाद मैं लोन की EMI भर के लोन को क्लोज कराऊंगा। लेकिन कोई भी स्थिति, परिस्थिति, समय कब आपके प्रतिकूल हो जाए ये कोई नहीं जानता। हमारे यहाँ लोन था, लोन की EMI नहीं भर पा रहे, उसके पीछे हमारे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारी जॉब छूट सकती है, मेडिकल का इशू हो सकता है, कोई एक्सीडेंटल केसेस हो सकते हैं, या फिर घर पे कोई आपदा आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, हम अपने बिज़नेस पे जहाँ पे हमारा जो भी हमारा बिज़नेस है या फिर कुछ भी चीज़ है, जॉब है, उस पे हम फोकस नहीं कर पाते और हमें जो लॉसेस होती हैं उसके कारण हम लोन की EMI नहीं भर पा रहे। किसी जेन्युइन कारण से हम लोन की EMI नहीं भर पा रहे हैं। तो इस स्थिति में बैंक NBFC कंपनी जब पहली EMI डिफ़ॉल्ट हुई तो हमें फ़ोन कॉल रिमाइंडर्स का आना शुरू हो गया। लगातार फ़ोन आ रहे हैं, 10 फ़ोन 20 फ़ोन आ रहे हैं। जैसे ही दूसरी EMI डिफ़ॉल्ट हो रही है 30 से 60 दिन का, इस समय फ़ोन होम विजिट्स रिकवरी वाले आकर के घर पे बैठ जा रहे हैं। घर पे बैठ जा रहे हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, यहाँ तक कि गुंडे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही 60 से 90 दिन हो रहा है, यह प्रक्रिया और तेज़ होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है इसके बारे में पहले आपको बता दें, उसके बाद हम 316 318 के बारे में आपको बताते हैं। अगर उस तरह की नोटिस आए तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है। देखिए, कोई भी रिकवरी एजेंट्स है उसको यह मालूम होना चाहिए कि लोन की EMI का डिफ़ॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन रिकवरी एजेंट्स आपसे इस तरह बात करेगा कि लगेगा कि आपने सबसे बड़ा क्राइम कर दिया, आप देश दुनिया के निगाह में क्राइम की श्रेणी में नहीं हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप लोन लिए, लोन की EMI नहीं भर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रायर नोटिस दे दीजिए। बैंक NBFC कंपनी को जहां से आपने लोन लिया है उसको प्रायर नोटिस अपनी दशा, स्थिति, परिस्थिति के बारे में उसको बता दीजिए कि मेरी ये दिक्कत है जिसके कारण मैं लोन नहीं भर पा रहा हूँ। अगर प्रायर नोटिस बनाने में आपको दिक्कत है, नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी लीगल एक्सपर्ट या एडवोकेट के माध्यम से उसको दे दीजिए। कभी कभी आपकी प्रायर नोटिस को बैंक NBFC कंपनी कंसीडर नहीं करता है तो एडवोकेट के माध्यम से नोटिस भिजवाइए, जिससे कि वहाँ जब एडवोकेट के माध्यम से जाएगा तो उसका नोटिस का जवाब और कंसीडर किया भी जाएगा। अगर आप अपने से दे रहे हैं तो दे दीजिए, नहीं बता रहे तो किसी लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट के माध्यम से प्रायर नोटिस तो भिजवा ही दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं लोन नहीं भर पाऊंगा, अभी तो भर ले रहा हूं, अगले महीने नहीं भर पाऊंगा, 1-2 महीने मैं खींच सकता हूं, उसके बाद नहीं खींच पाऊंगा, या फिर मैं अपना सब साम दाम दंड भेज अपना लिए, मुझे जहाँ से लोन मिलने थे मैंने ले लिया, अब हमारी हिम्मत नहीं है लोन लेने की,
या फिर मुझे कोई देगा ही नहीं, मैंने अपने दोस्त, फ्रेंड, रिलेशन, रिश्तेदार सब जगह से लोन ले लिए, अब हमें कोई पैसे नहीं देगा, तो प्रायर नोटिस दे दीजिए। क्योंकि प्रायर नोटिस ही आपका पहला रिटेन कम्युनिकेशन होता है बैंक एनबीएफसी कंपनी के साथ, जिसमें आप अपनी स्थिति परिस्थिति के बारे में बैंक एनबीएफसी कंपनी को बता रहे हैं कि मेरी यह स्थिति है, मैं लोन नहीं दे पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल डिफ़ॉल्टर नहीं, मैं जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हूँ, मैं बिल्कुल डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ। तो इतनी स्थिति परिस्थिति के बारे में आपको बताना ही है। उसके बाद कोई भी नोटिस आए, नोटिस को आपको इग्नोर नहीं करना है, नोटिस का जवाब दीजिए और अपनी फाइल भी मेंटेन करिए। कोई भी नोटिस आती है तो उसे इग्नोर ना कीजिए। लोन नहीं दे रहे हैं यह अलग बात है, स्थिति नहीं सही है, लोन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन नोटिस का तो जवाब दीजिए। रिकॉल नोटिस आती है, डिमांड नोटिस आती है, आर्बिट्रेटर की नोटिस आती है, सर्फिसिएट की नोटिस आती है, कोई भी नोटिस आ रही है, आपको हर नोटिस को पूरी ध्यान से देखना है, पूरे ध्यान से समझना है और उसका जवाब देना है। क्योंकि कोई भी नोटिस हल्के में नहीं होती, सारी नोटिसों का जवाब दीजिए और अपनी फाइल भी मेंटेन करिए। नोटिस आपने भेजा, कब उसका रसीद रखिए, ट्रैकिंग आईडी रखिए, कहाँ आपका लेटर डिलीवर्ड हुआ, ये सब डाटा आपको अपने से मेंटेन करना है। क्योंकि यही डाटा आपको भविष्य में बचाएगा। और सही रास्ते पे सेटलमेंट अगर आप करेंगे तो अगर आपने नोटिस दिया है तो आपको रियायत भी अच्छी मिलेगी। अब लेकिन रिकवरी एजेंट्स वाले आपको आके परेशान कर दे रहे हैं, दिन भर परेशान कर रहे हैं, 100 200 कॉल कर रहे हैं, घर पे आके बैठ के बदतमीजी कर रहे हैं। तो आपको इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। लोन आप लिए हैं, ठीक है, रिकवरी एजेंट्स को खुद ही नहीं मालूम है क्या है आरबीआई के गाइडलाइन। लोन आप लिए हैं तो लोन के संदर्भ में सिर्फ आपसे बात होनी चाहिए, ना कि आपके वाइफ से या फिर घर के परिवार के मेंबर, किसी को भी लोन के बारे में बात नहीं करना है। लेकिन इनको आरबीआई की गाइडलाइन के खुद ही खिलाफ खड़े होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या अधिकार है? सबसे पहले कोई भी रिकवरी एजेंट्स आता है तो उससे होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस और आई कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट तो पूछिए। अगर है तो बात करिए, नहीं है तो यह जेन्युइन नहीं है। ये कमीशन बेस पे थर्ड पार्टी हैं जो कि कुछ कमीशन बेस पे काम करते हैं, तो इनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट नहीं है तो इनसे आप साफ शब्दों में कह दीजिए कि आप यहाँ से जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी, जब डॉक्यूमेंट लेके आएंगे तो मैं बात करूँगा आपसे। अगर ये कुछ भी हो हल्ला करते हैं, अभद्रता करते हैं, इनकी रिकॉर्डिंग करिए, तुरंत कंप्लेन करिए, बैंक को भी भेजिए, इनकी तुरंत रिकॉर्डिंग करिए। तो ऐसी स्थिति में यह आपका अधिकार है, कंप्लेन कर सकते हैं। यह आपकी नहीं कंप्लेन कर सकते हैं, आप इनकी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर वो जेन्युइन है, उसके पास होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस, आई कार्ड है, तो उससे आप बात करिए, वो आपसे अभद्रता भी नहीं करेगा। ये तो हो गया रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान करे तो क्या करें। लेकिन जिस समय डिजिटल ज़माना है, आज के समय में लोन लेना बहुत ही आसान हो गया है। वेल अप्रूव्ड लोन है, आपको सिर्फ परमिशन देनी है। ऐसी स्थितियों में आप लोन ले रहे हैं, लोन के बाद उस पैसे को इधर उधर कहीं खर्च हो जा रहा है, ईएमआई नहीं भर पा रहे, तो उसी हिसाब से डिफ़ॉल्टरों की भी संख्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है। अगर लोन किसी जेन्युइन कारण से लिए हैं तब तो ठीक है, अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो। अगर किसी लोन लिया और लोन के पैसे को खर्च कर दिए तो यह भी गलत है। एक लोन के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन के लिए तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, यह भी गलत है पूरी तरह से। हाँ, अगर आप बिल्कुल डिफ़ॉल्टर हैं, लोन के पैसे हैं, आप बैंक को पैसे नहीं दे पा रहे हैं, या फिर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं, आधार कार्ड के साथ छेड़खानी या फिर कोई भी गलत डॉक्यूमेंट लगा के आप लोन लिए हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो जो ये रिकवरी एजेंट्स हैं, बैंक एनबीएफसी कंपनी है, आपके ऊपर धारा 316, 318 का केस, 318 के तहत नोटिस भेज दे रही हैं। 318, 316 के तहत आपको नोटिस भेज दे रही है, आपको व्हाट्सएप कर दे रही हैं, आप परेशान हो जा रहे हैं। जो नोटिस आ रहे हैं उसमें 316, 318 लिखा है। यह देखिए, कोई भी लोन की ईएमआई का डिफ़ॉल्ट होना यह सिविल का केस है, यह क्राइम की श्रेणी में नहीं आता, यह कोई क्रिमिनल केस नहीं है। कोई भी वित्तीय लेन देन में आपको 316, 318 का केस नहीं हो सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बताया गया है कि वित्तीय लेन देन में सिविल का मामला होता है, सिविल का केस है, यह कोई क्रिमिनल केस नहीं है। लेकिन ये जो 316, 318 केस धाराएं लगा दे रहे हैं, इसमें बैंक एनबीएफसी कंपनियां आपके ऊपर चार्जशीट, एफआईआर तक भी करवा दे रही हैं। तो ये जो फर्जी कर रही हैं, इसमें आपको ध्यान देना है। अगर आपको 316, 318
की धारा लग रही है तो उसका आपको ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि कोई भी वित्तीय लेन देन में आपके ऊपर कोई भी एफआईआर चार्जशीट नहीं लग सकता है। ठीक है, कोई भी एफआईआर या चार्जशीट आपके ऊपर नहीं लगेगा, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। लेकिन चेक बाउंस के केस अलग हैं। चेक बाउंस के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया है। कोई भी इस चेक बाउंस का केस अलग है, लेकिन उसके बाद कोई भी केस होता है जिसमें 316, 318 की नोटिस आती है तो उसको आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि वित्तीय लेन देन सिविल का मैटर है, ना कि क्रिमिनल केसेस हैं। लेकिन बैंक एनबीएफसी कंपनी इस तरह बात करती हैं, नोटिस भेज देती हैं, आप परेशान हो जाते हैं, 316, 318 का केस लग गया। तो ऐसी स्थिति में आपको आपके अधिकार मालूम होने चाहिए कि वित्तीय लेन देन में 316, 318 का केस नहीं लगता है। हाँ, चेक बाउंस की केस की कंडीशन अलग है, चेक बाउंस की केस अलग है, चेक बाउंस में होते हैं। तो चेक बाउंस के केस का छोड़कर और भी किसी वित्तीय लेन देन में 316, 318 का केस नहीं लगता है। ये है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो आप देखिए, रिकवरी एजेंट से परेशान हुए, बैंक एनबीएफसी कंपनी से परेशान है, लोन लिए हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनके पैसे ज़रूर दीजिए, और लोन की EMI, लोन के पैसे देना भी आपका एक कर्तव्य है। अगर किसी कारण से डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, नहीं पैसे आप जेन्युइन हैं, तब तो अलग सिचुएशन है। अगर आपके पास पैसे हैं, नहीं दे रहे तो यह पूरी तरह से गलत है। तो लोन की EMI का डिफ़ॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे आप ज़रूर दे दीजिए। ये तो हो गया कि क्या प्रक्रियाएं होती हैं। धारा 316, 318 का केस अगर होता है तो इसका आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी वित्तीय लेन देन में सिविल का मैटर होता है, ना कि क्रिमिनल केसेज या का केस होता है। और हमारी अगर सारी वीडियो लोन से रिलेटेड होती हैं, क्या है आपके अधिकार, क्या है जजमेंट, क्या है गाइडलाइन, हम नए नए अपडेटों के साथ आपको बताते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।